सेक्सुअलिटी हमने समझा हुआ कि सिर्फ आदमियों में, बड़े आराम से लड़कियों को बताया जाता है कि जी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास आएगा, उसको ना करना। तो वो आगे से जवाब देती है कि आपको हमेशा एक ही बात आती है। अब पोर्नोग्राफी में आप जो कुछ देखते हैं वो आपका माइंड डेवलप हो रहा है, जबकि पोर्नोग्राफी जो है हमें पता है कि एक फिल्म्ड सीन है, स्क्रिप्टेड सीन है, हाँ। और एक सीन को करने के लिए 100 टाइम्स उसको शायद ट्राई किया गया है, और उसके बाद 1 मिनट का एक सीन जो है वो आपके सामने आ रहा है। अब लड़की अपने हस्बैंड को उस तरह से नहीं सेटिस्फाई कर सकती जैसे उसने अपने दिमाग में सोचा हुआ है, या वो उसको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देती, या वो खुद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता जैसे उसने पोर्नोग्राफी में देखा हुआ है, और जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे जाता है, और आप यू फील अनेबल टू परफॉर्म बहुत सारी चीजें। सो पोर्नोग्राफी आपके नॉर्मल सेक्सुअलिटी को बेसिकली हाईजैक कर देती है। आपकी ये बातें सुन के इधर कवारे लोग हंस रहे हैं। मेरा एक क्लाइंट जैसे बिल्कुल यंग 25 years का होगा लड़का, तो वो आया ही सेड के जी मेरी बीवी जो है वो, मैं ये नहीं कह सकता कि वो बुरी खातून है, वो बहुत अच्छी खातून है, बल्कि वो इतनी अच्छी है कि मैं गिल्ट में आ गया हूँ कि मैं उसके साथ जो चीज़ें मुझे होनी चाहिए वो क्यों नहीं है, लेकिन वो हैं इसलिए नहीं है कि मेरा और उसका इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं मीट करता। मैं आईटी का बंदा हूँ, वो आर्ट की बंदी है। अब मैं जब उससे अपनी चीज़ों के बारे में अपनी आइडियाज शेयर करता हूँ तो शी कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट। अच्छा। और फिर वो, मैं उसको बहुत दफ़ा ये बात कह भी चुका हूँ कि थोड़ा सा कोशिश बंदा कर लेता है चीज़ों को, वो कोशिश 1-2 दिन करती है, तीसरे दिन फेलियर हो जाता है। देन मुझे लड़कियाँ पसंद हैं जो स्मार्ट हों, जो उनका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव हो, जिनको एक्सरसाइज करने का, डाइट, सारी बातें वो शादी के बाद आपसे कर रहा है। जी, ये शादी को 1.5 साल हो चुका, और 1.5 साल उसको स्ट्रगल करते हुए हो गया कि ये रिलेशनशिप किसी तरह से चल पड़े। अच्छा, वो ही सेड कि वो नहीं करती ये चीजें। तो अब मैं आपके सामने बैठा हूँ एंड ही वाज लिटरली हैविंग अटैक्स के उसको इतना स्टमक उसका डिस्टर्ब हुआ मेरे सामने बैठा हुआ इतना पैनिक वो कर रहा था। तो जो उससे बातचीत हुई उसके बाद मैंने उसको कहा कि अपनी वाइफ को लेके आओ, वी शुड मेक अ ट्राई, शायद उसको तुम्हारी बात ना समझ आ रही हो तो हम उसको दूसरे तरीके से जो वो करते हैं। उसकी वाइफ भी आ गई, उससे बात की तो वो, अच्छा, दोनों को रियलाइजेशन थी कि हम दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते। अच्छा। थे दोनों ही अच्छे इंसान थे, लेकिन मैच नहीं करते थे। अब अल्टीमेटली जो है, अब उसको लड़के को पसंद था कि ये आगे पढ़े, इसको एक्सपोजर मिले इस तरह की चीजें, मगर वो लड़की इस तरह की नहीं थी। हर इंसान नहीं होता इस तरह का, बच्चा कोई भी नहीं था, बिकॉज दे कुड नॉट मेक इट दैट वे कि जी बच्चे भी होने चाहिए। एंड देन जो है अल्टीमेटली उनकी शादी खत्म हो गई, क्योंकि 3 साल उन्होंने ट्राई किया, चीज़ें वो नहीं हो सकी उनकी, और वो शादी खत्म हो गई। अब जब शादी खत्म होने के बाद वो लड़का आया, और इसमें ये नहीं कि उन्होंने ट्राई नहीं किया, लड़की ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, शी स्टार्टेड जिम और ये वो सारा कुछ, लेकिन वो चीज़ें नहीं डेवलप हो रही थी क्योंकि वो 2-4 दिन जाती थी। जब आपका अपना एक बिहेवियर नहीं होता ना, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, उसके डाइवोर्स के बाद लड़का आया तो ही सेड के, मैंने उससे पूछा हाउ डू यू फील, उसने कहा मुझे लगता है कि मेरे कंधों से बोझ उतर गया, मैं मेंटली फ्री हो गया। अच्छा, दिस वॉज द फीडबैक। अब और ये एक कहानी मैं आपको बता रही हूँ, ऐसी हजारों डिससेटिस्फाइड मैरिजेस हमें नजर आती हैं। उसमें ये नहीं हो सकता कि कोई एक बंदा कॉम्प्रोमाइज कर ले? कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें कहीं आपने कहीं अपना कनेक्शन तो बनाना है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो बंदा अपनी बीवी से जो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो चीजें वो कर रहा है, वो नहीं है, उस अप टू द मार्क नहीं है, सो अपनी एक्सपेक्टेशन चेंज कर दे, या उसका बैक एंड पे या पुराना कोई इश्यूज दिमाग के चल रहे हैं जिसकी वजह से वो इस नैच तक पहुंच गया। वो इश्यूज तो चल रहे हैं पहले से ही, लेकिन अब उसको पहले से भी ये बात पता थी कि ये लड़की जो है शी माइट नॉट मैच विद मी, या उसका इस तरह की है, बट बिकॉज देयर वाज अ फैमिली प्रेशर, और उस फैमिली प्रेशर में वो उनको ना नहीं कर सका, जो कि एक्चुअली जहाँ से गलती हुई कि अगर आप उस वक्त स्टेप ले लेते तो शायद आगे चीजें जो है वो रुइन नहीं होती, लेकिन वहाँ नहीं स्टेप लिया। तो इसका मतलब फैमिली का भी कसूर होता है कि वो चीज़ों को समझते नहीं, बच्चे के मेंटल अप्रोच, एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए स्पाउस ढूंढ रहे हैं ना, और उससे नहीं आप पूछ रहे कि उसको क्या चाहिए। सो मैं ये समझती हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को अपने स्पाउस में क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्वालिटीज उसकी होनी चाहिए। किताब तो पूरी कोई नहीं किसी के पास होती, 2-4 चीज़ें ही होती हैं जो खास तौर पे होनी चाहिए। माँ बाप को ये बात नहीं पता होती कि हमारी बेटी को या बेटे को जो है कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि घर देखने के साथ साथ मेरे से बातचीत भी कर सके। मैं जब डिस्कशंस करूं
तो मेरे साथ उस तरह से अभी रिसेंटली एक और यानी इस तरह के केसेस तो रोज आते हैं, रोजाना की बुनियाद पे आप देखती हैं बहुत ही ज्यादा। और जो मेंटल मैच नहीं होता, लोग जो है वो इसी स्ट्रगल में रहते हैं। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करके फिर के नहीं मैच है तो फिर उस डिससेटिस्फाइड मैरिज को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारी 70% शादियां जो हैं उनमें हमें डिससेटिस्फेक्शन जो है मेंटल मैच के ना होने की वजह से नजर आती है। मगर वो जो पार्टनरशिप वाली चीजें आपकी और आपकी बीवी की चल रही हैं, आपके बच्चे ने भी कल को वैसा ही पार्टनर बनना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपने साथ चलना है, लेट्स से कि बेशक आप नहीं मैच करें बट यू आर मेकिंग दिस कमिटमेंट कि भाई साथ चलते हैं, अब जैसे भी साथ चलो, ठीक है। मेरे ख्याल में उसमें भी आपको ये चीजें जरूर रखनी चाहिए कि आप अपने बच्चे के सामने एटलीस्ट वो रोल जरूर बनने की कोशिश करें जो उसको जिंदगी में आगे आसानी दे सके और उसको सिखा सके कि एक्चुअली चीजें होनी कैसे चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो वीडियोस देखते हैं, जो आप प्रोग्राम अक्सर कर रही होती है सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आप बहुत ब्लंट होती हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज़ के ऊपर आप गुफ्तगू कर रहे थे, तो सम टाइम सम हो ऐसे लगता है कि नहीं यार डॉक्टर साहब जो है ना, शी इज़ क्रॉसिंग लिमिट्स। सो व्हाट डू यू थिंक? कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुबहम, यानी सपोज आप यू आर अ सेक्स थेरेपिस्ट, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लोगों को पता है जिनकी शादियाँ होनी है कि उन्होंने उनका रिलेशनशिप कैसे बिल्टअप करना है। सो डू यू थिंक इसमें लैक होता है, इस वजह से आप बताना चाहती कि यार ये कुछ भी करो? बिल्कुल लैक होता है, इतना लैक होता है कि शायद मैं नंबर्स में आपको नहीं बता सकती। अच्छा। और इंटरेस्टिंगली आपने बड़ी अच्छी बात की फरहान के जी, शादी हो रही होती है और आपको पता होता है कि आपने रिश्ता इज़्दवाज कायम करना है। आई हैव द क्लाइंट्स ऑन रिकॉर्ड जिनकी शादियां हुए 10 साल भी हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, बट दे कुड नॉट कॉन्ज्यूमेट देयर मैरिज। ओके। और वो कॉन्ज्यूमेशन क्यों नहीं हुई? बिकॉज कहीं कोई डर है, कहीं कोई खौफ है, कहीं कोई पता नहीं है कि रिश्ता इज़्दवाज कैसे इस्तवार होना है, करना क्या। और ये दोनों के लिए बात कर रही हूँ, लड़की के लिए नहीं सिर्फ बात कर रही, लड़के के लिए भी बात कर रही हूँ, ठीक है, कपल्स के लिए बात कर रही हूँ। अब आप जहाँ ये असल में हमारे यही तो अबहाम है, हमें पहले से ये लगता है हम अच्छे पेरेंट्स हैं, हमें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं, हम अच्छे पार्टनर्स हैं, हमें कुछ नहीं सीखने की ज़रूरत, क्योंकि हम सब कुछ ही सीखे हुए हैं, हमने अपने माँ बाप को देखा है, हमें ब्रॉटअप करते हुए, इसी तरह से हम अपने बच्चे को ब्रॉटअप करेंगे। हमने अपने माँ बाप को देखा है एज हस्बैंड वाइफ, तो इसी तरह से हम अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ भी डील कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू कि जब एज और जनरेशन गैप आता है ना, तो चीज़ें चेंज होती हैं। आपको उस एज और जनरेशनल गैप के साथ चलने की ज़रूरत होती है ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ कि आपके पार्टनर की नीड क्या है और आपने उसको किस तरह से फैसिलिटेट करना है। हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है चीज़ें, अगर मैं घरेलू थोड़ा जो सब्जेक्ट है हमारा घरेलू सिस्टम जो, उसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो उसमें हम देखते हैं कि जी औरत हमारी हुक्मरान होती है, वो घर को देखती है, मैनेज करती है, सब कुछ करती है, बट एट द सेम टाइम वो सर्व कर रही होती है अपने हस्बैंड को, बच्चों को, बाकी सारी फैमिली, यही वो कर रही होती है, चीज़ें कर रही होती। अब चीज़ें जो हैं आप सर्व कर रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम जो है आपका हस्बैंड जो है उन चीज़ों को एंजॉय भी करता है। और हम बहुत कम ये देखते हैं कि इस तरह की कोई लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हस्बैंड के ऊपर भी हों कि उन्होंने घर मैनेज करने, क्योंकि उनका हम रोल ये समझते हैं कि उन्होंने बाहर से, वो ब्रेड विनर्स हैं, उन्होंने ये काम करना, और यही बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, बहुत बड़ा काम होता है। अब जब आप अपने पार्टनर की, हम कभी भी अपने पार्टनर की नीड्स को, हमारे यहाँ पे नहीं सिखाया जाता कि आपने अपने पार्टनर की नीड को सामने रखते हुए रिश्ता इज़्दवाज को इस्तवार करना है। ठीक है। ये वो बेसिक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लैक करती है हमारे रिलेशनशिप्स में। राइट। हम रिश्ता इज़्दवाज को अपने नज़रिए से कायम करने की कोशिश करते हैं। यानी जो मुझे पसंद है, जो मुझे चाहिए, जो मेरी फैंटेसी है, जो मेरी प्रेफरेंसेस हैं, उसको आप अपने पार्टनर के ऊपर अप्लाई करते हैं। समटाइम्स आपका पार्टनर उसको एक्सेप्ट करता है, समटाइम्स उसके लिए वो नहीं एक्सेप्टेबल होता, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हो जाते हैं, रिजेक्शंस जो हैं वो आती हैं। लेट मी टेल यू, इट्स बिन 15 ईयर्स के मैं मैरिटल रिलेशनशिप्स को देख रही हूँ, सेक्शुअल प्रॉब्लम्स को डील कर रही हूँ। 2 बड़ी वजूहात जो है ना वो अभी तक मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन की जो है ना मैं कंक्लूड करने में पहुंची हूँ इसके ऊपर, ये 2 बड़ी वजूहात जो है ना वो मेनली हैं। एक आपका फाइनेंशियल सेटबैक, बिल्कुल ठीक। दूसरी आपकी बेड लाइफ का ख़राब होना, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स की तरफ आपको लेके जाता है। एंड देन जो है आपकी डाइवोर्स रेट्स भी इन 2 फैक्टर्स की वजह से मेनली कॉज होती है। हु इज रिस्पांसिबल? फाइनेंशियल्स की तो मैं समझ आ गई, लेकिन बोथ रिस्पांसिबल। अब है क्या,
हमारे यहाँ क्योंकि मर्दों का एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट है, औरतों का एक्सपोजर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। मर्द जो है उसकी एक्सेस जो है वो चीज़ों तक थोड़ी सी ज़्यादा है, औरतों की भी बहुत ज़्यादा है। अब तो उतना ज़्यादा मसला नहीं है, मगर फिर भी उस तरह से नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है थोड़ी सी चीज़ें। या औरतों का एक्सपोजर, क्योंकि हमारी जो सेक्सुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है कि हमने कभी सेक्सुअलिटी हमने समझा हुआ कि सिर्फ आदमियों में, ये सिर्फ आदमी के लिए, आदमी की ज़रूरत है, और यही चीज़ें हम एजुकेट भी करते हैं। When there is a marriage, इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो एजुकेट भी होती हैं। बड़े आराम से लोगों को, लड़कियों को बताया जाता है कि जी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास आएगा, उसको ना करना, व्हाट टू डू, ना क्यों नहीं करनी, क्या बात होनी है, वी डोंट फोकस। पहली बात ये। दूसरी बात, लोगों को ये लगता है कि जब आपका वेडिंग डे होता है और फिर वेडिंग नाइट होती है, दैट इज़ द ओनली नाइट जब आप अपनी वाइफ के साथ वो सारी बातें कर सकते हैं जो आपने इसको नसीहतें पूरी ज़िंदगी करनी है। एंड देन जो है आप उसके, आपकी ये बातें सुन के इधर कवारे लोग हंस रहे हैं। अच्छा। तो एक तो आप यानी वो चीज़ें कि आपने आज उसको सारी वो वाली नसीहतें भी करनी है, एंड देन जो है आपने उसके साथ अपने वेरी अनफॉर्चुनेट ये होता है। इट इज। और मैं इसके ऊपर केसेस बता सकती हूँ आपको कि औरतें कैसे आके रोती हैं और बताती हैं कि जी ये हुआ है हमारे साथ, हमें बताएं कि हम क्या करें। आप यानी ये चीज़ें एक साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा मैं समझती हूँ लोगों की ज़िंदगी को कोई बंदा नहीं जान सकता कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन लाइफ। तो एट द सेम टाइम हम ये बताते हैं कि जी आपने रिश्ता इज़्दवाज भी जो है वो वेडिंग नाइट पे ही इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। वी डोंट गिव द मार्जिन कि अच्छा थोड़ी बातचीत भी हो जाए, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बेहतर हो जाए, थोड़ा आप इस तरह से कर लें। सो ये प्रेशर्स जो हैं ये आपके इतने ज़्यादा होते हैं कि लड़की पे भी और लड़के के ऊपर भी। और फिर विद दैट प्रेशर हम ये बात कर रहे हैं जो अभी आपने बात की कि हमें सबको तो पता ही होता है, हमें सबको नहीं पता होता। अच्छा, नहीं पता होता, इस वजह से मैरिजेस उस तरह से कॉन्ज्यूमेट नहीं होती जैसे इसको कॉन्ज्यूमेट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक और है। ना ही हम अपने पार्टनर की सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा फोकस करते हैं। वजह क्या है, औरतों से अभी तक मैं 3-4 चीज़ें जो हैं दे हैव अटर्ड, अपने मुंह से ये बात उन्होंने कही है कि जी ये बताइए कि आपका शोहर जो है वो सारा दिन आपसे बातचीत नहीं करता, या आपकी लड़ाई होती है या आपके खिलाफात होते रहते हैं हर वक्त, लेकिन एट द बेड टाइम ही वॉन्ट्स यू टू बी रियली गुड, रियली रोमांटिक। हाउ दैट इज पॉसिबल, आप ये बताइए। एट द सेम टाइम मर्दों की तरफ से ये चीज़ आती है कि जी सारा दिन आप टिक 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 ये काम करना वो काम करना, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, एंड देन एट द बेड आप ये उम्मीद करते हैं कि आप बड़े रोमांटिक हो गए अपने पार्टनर को जो है वो अटेंड करें। तो वो कैसे हो सकता है कि सारा दिन तो आपने किसी से एक दूसरे से कुछ नहीं पूछा। एंड देन जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आदमियों के लिए औरत की नीड को सेटिस्फाई करना उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं होता, और औरतों को भी ये चीज़ कंसीव होती है कि ये जो रिश्ता इज़्दवाज है दिस इज जस्ट फॉर द मेल, उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है, उनके ज़हन में चीज़ बैठी ये होती है बैठी हुई है बचपन से। हाँ। सो अब जब और बाकायदा तौर पे जो क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि जी बीवी को जब आप कहते हैं कि लेट्स हैव समथिंग, तो वो आगे से जवाब देती है कि आपको हमेशा एक ही बात आती है। ये बड़ा पेट एक जुमला है जो ना सिर्फ मैंने यहाँ की आवाम से सुना है, पढ़े लिखे लोग भी। यस, आपसे जब पूछो आपको एक ही बात होती है, आप यही चीज़ है, यही चीज़ जिंदगी में रह गई है, बस एक ही चीज़ हाँ, बाकी रहती है। यही चीज़, यानी ये बात अब ये देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। अब जब आप अपने हस्बैंड को ये बात कहेंगे तो वो फौरन टर्न्ड ऑफ होगा और वो इंसल्टेड भी फील करेगा। अब जब वो इंसल्टेड फील करेगा तो दोबारा आपसे पूछते हुए वो 100 दफ़ा सोचेगा कि ना हो जाएगी, तो वो मेल ईगो जो है वो फिर वो हर्ट होती। लेकिन कभी कभी मूड भी तो नहीं होता ना, जरूरत नहीं कि आप जबरदस्ती करें किसी के लिए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर किसी ने रिफ्यूज कर दिया इसका ये मतलब उसने क्राइम तो नहीं किया ना, वो बिल्कुल नहीं क्राइम किया। मगर हमारे यहाँ पे औरतें जो हैं नैगिंग ज़्यादा करती हैं, नोज़ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं प्रॉब्लम में जाते हैं। एंड देन मर्दों की एक्सपेक्टेशंस जो अपनी औरतों से इन बेड बहुत डिफरेंट होती हैं, जो कि औरतों के एक्सपोजर के ना होने की वजह से उन एक्सपेक्टेशंस तक वो नहीं पूरा उतर पाते। और फिर वो एक्सपेक्टेशंस और इन एक्चुअल जो रियलिटी है वो कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, तो फिर आपकी डिससेटिस्फेक्शन शुरू होती है। सो इसलिए हमारे यहाँ पे तो हम अभी बहुत पीछे हैं, अभी तो हम सिर्फ बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। लोगों के ये वाले मसाइल जो हैं, जो मैं कैटेगोरिकली बता रही हूँ कि इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं, उनके डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, डाइवोर्स रेट हमारा ऊपर जा रहा है, जिसको हमें बड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। हमें इसके ऊपर यानी
खास तौर पे ये जो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है, अगर आपका ये इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाए तो आपकी फैमिली लाइफ बड़ी स्ट्रांग और बड़ी बेहतरीन हो सकती है। बिल्कुल ठीक। वेल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।